नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और अभी तक हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं रियल लैंड एंड रियल एस्टेट लॉज के बारे पर। और हमने अभी पिछली वीडियो पर बात करी थी कि अग्रेरियन रिफॉर्म्स इंडिया में कैसे थे। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कैसे आए। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स और जो अमेंडमेंट्स हमारे पास निकल करके आए हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं जो हम टॉपिक लेकर चल चल रहे हैं, हमने अभी तक बात करी कि लैंड रिफॉर्म्स का नीड क्या थी, क्या सिस्टम ब्रिटिशर्स ने हमको दिए थे, रॉयतवारी, महलवारी, जमींदारी। और इसका अबॉलिशन करके जो हमारी गवर्नमेंट ने जो चार बेसिक इंग्रेडिएंट निकाल कर दिए थे कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सीलिंग फिक्सिंग द सीलिंग लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग, उसके अलावा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज और टेनेंसी रिफॉर्म्स, ये चार हमारे देश की पार्लियामेंट रिफॉर्म्स लेकर के आई थी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उसमें किस तरीके से हमने प्रोग्रेस करा है और किस तरीके से चीज़ें आगे को बढ़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी के बारे पर, क्योंकि जो कंसेप्ट हम लेकर चल रहे हैं ये कंसेप्ट प्रॉपर्टी का है। तो बहुत सारे थिंकर्स का मानना है कि जो प्रॉपर्टी है इट इज अ लाइक इम्पॉर्टेंट, इट इज अ नेचुरल राइट। जो प्रॉपर्टी का राइट होता है इट इज अ नेचुरल राइट। पर कुछ थिंकर्स हैं जैसे रूसो, उनका मानना है कि नहीं, इट्स अ मेयर सिविल राइट, और जब बात पब्लिक की आती है द पब्लिक राइट शुड ऑलवेज प्रिवेल ओवर द प्राइवेट राइट। तो इसमें काफी कंट्रोवर्शियल व्यूज निकल करके आए हैं। जब हम लोग हमारा संविधान बना रहे थे उस टाइम पर ये क्वेश्चन था कि हमको अपने देश का स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है। दो टाइप के सिस्टम प्रेवेलेंट थे, एक था कैपिटलिस्ट, एक था सोशलिस्ट। तो हम लोगों ने काइंड ऑफ सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करने की बात करी। ठीक है। जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट राइट की, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है वो कलेक्टिवली ओन करी जाती है। कैपिटलिस्ट में प्रॉपर्टी एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, बट जब हम बात करते हैं एक सोशलिस्ट सोसाइटी की, उसमें कलेक्टिवली प्रॉपर्टी ओन करी जाती है। ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उस टाइम पर हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी, और जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसकी 18th एंट्री पर हम लोगों ने बात करी थी हमारे लैंड रिफॉर्म्स के बारे पर। ठीक है। तो मैंने कुछ छोटे से नोट्स बनाए हैं हल्के से इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा सा रेफर करके देखता हूँ। तो इनिशियली जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था उसमें हमने क्या करा था, उसमें हम लोगों ने एक आर्टिकल ऐड करा था, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31। ये जो दो आर्टिकल्स थे, ये आर्टिकल्स 19(1)(f) था राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 31 वही बात करता था कि प्रॉपर्टी किन सर्कमस्टेंसेस में आपसे लेकर गवर्नमेंट ले सकती है और आपको क्या कंपनसेशन देगी। तो ये जो आर्टिकल्स हमारे पास थे, ये आर्टिकल्स स्पेसिफिकली इन चीज़ों के ऊपर डील करते थे। ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्ट होते ही फंडामेंटल राइट हम लोगों को दिया गया था। पर उसके बाद अगर हम एक सिंपल वर्ड में बात करें कि आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ऐसा कब हुआ? ये होता है 44th अमेंडमेंट के बाद। 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 दोनों को रिपील कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन पर इंसर्ट करा आर्टिकल 300 सब 300A। तो अब हम बात करते हैं एक इनिशियल स्टेजेस की। गवर्नमेंट का प्लान था अग्रेरियन रिफॉर्म्स को लेकर के आना, पर हमारे संविधान पे हम लोगों ने ऑलरेडी राइट टू लैंड को हम लोगों ने एक फंडामेंटल राइट बना के दे दिया था। तो अब कोई जमींदार के पास लैंड है और गवर्नमेंट उससे लैंड छीन ले, तो क्या वॉन्ट इट बी द वॉल्यूशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट? एक क्वेश्चन निकल कर आना शुरू हुआ। तो इस चीज़ों को सोचा तो नहीं गया था इस प्रॉपर तरीके से, बट बाद में दिक्कतें आना शुरू हुई। तो हमारी पार्लियामेंट ने पहली बार इन रिफॉर्म्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये लोग लेकर के आए आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। और साथ ही ऐड करा शेड्यूल 9, जिसने इन सभी रिफॉर्म्स को, इन सभी एक्ट को, जो शेड्यूल 9 के अंदर जितने भी एक्ट फॉल करेंगे, इनको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से आउट करके रख दिया। तो शेड्यूल 9 पर जो चीज़ें दी हैं उनका कभी भी ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की।
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अपने साथ लेकर आता है आर्टिकल 31A और 31B। और इसमें जो गवर्नमेंट थी, उसमें गवर्नमेंट को पावर ये दे दी कि गवर्नमेंट कोई भी लैंड को अक्वायर कर सकती है, और जब गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाती है तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से वॉल्यूशन पे नहीं निकल करके आएगा। जो आर्टिकल 31A और 31B था, दे वर इम्यून फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो जो ये आर्टिकल निकल करके आए थे, इन आर्टिकल ने जमींदारी की अबॉलिशन पे काफी हम लोगों की हेल्प करी थी और ग्रोथ करने में काफी हेल्प करी थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, उनको अपने कंट्रोल पर लिया कुछ कुछ, और उनकी उससे स्टेट की ग्रोथ में हेल्प लेना शुरू करा और उन कंपनी से ग्रोथ में काम करना शुरू करा। उसके अलावा जो माइनिंग राइट्स हुआ करते थे, उन माइनिंग राइट्स को गवर्नमेंट ने लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल भी अपने हाथों पर ले लिया इन दो अमेंडमेंट आने के बाद। जो आर्टिकल 31B है, ये ऐड करता है शेड्यूल 9, जो कहता है कि जितने भी लॉज शेड्यूल 9 के अंदर फॉल करेंगे, ये लोग, ये जो आर्टिकल्स होंगे, जो एक्ट होंगे, ये जुडिशियल परव्यू के कंप्लीटली आउट रहेंगे। जब ऐसा होना शुरू हुआ तो लोगों ने इसको चैलेंज करा, और पहली बार ये इसको जब चैलेंज करा गया तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर प्रसाद के केस पर और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को अपहोल्ड करा गया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो शंकरी प्रसाद का केस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस था, तो वो काफ़ी हद तक बाइंडिंग था। और साथ ही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी के केस में कोर्ट ने ये कहा, जो कंपनसेशन देना पड़ेगा, इट शुड बी, इट विल मीन फुल आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, एटलीस्ट उतना तो कंपनसेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी प्रॉपर्टी उठाकर ले ले और कुछ भी दाम में उसको आपको देकर आपसे रफा दफा कर ले। वो अलाउड गवर्नमेंट को नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा 31A 31B है, ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है। उसके बाद आया फोर्थ अमेंडमेंट, जो ऐड करता है आर्टिकल 31(2)A, जिसमें जो बहुत आर्बिट्रेरी था, और जिसने कहा कि जिसने आने के बाद जो 9th शेड्यूल था उसमें और सारे सारे एक्ट्स को आकर के ऐड करना शुरू कर दिया। तो जब ऐसा ना शुरू हुआ, उसके बाद आया 17th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 31A और शेड्यूल 9 का जो स्कोप था उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, और जो हमारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स थे उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना शुरू करा। और इसकी जो वैलिडिटी थी उसको चैलेंज करा गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस पर। ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज करा तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट थे उसको रेफर करा, और ये कहा कि जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 है, जब कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वो 32 में गवर्न होता है कि 32 बात करता है कि अगर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएंगे। 13(2) ये बात करता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस को लेते हुए कहा कि अगर पार्लियामेंट कुछ को अमेंड करी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को लेते हुए अपने फंडामेंटल राइट को चेंज करती है और उससे पार्ट 3 को भी ले लेती है, तो वो अलाउड है, बिकॉज इट विल नॉट बी अ लॉ। तो इस चक्कर पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये अमेंडमेंट है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। पर उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट जो आए थे, इसको फिर चैलेंज करा गया इन केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जो ये मैटर था, उस टाइम पर 11 जज की बेंच थी, फुल कोर्ट ने इस मैटर को सुना और इस एक ऑर्डर पास करा ऑन 27 फरवरी 1967। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ पास होता है, जो टर्म लॉ है, इस लॉ के टर्म के अंदर सब कुछ कवर होगा। इवन अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लेकर के आती है, ये अमेंडमेंट भी इस लॉ के अंदर गवर्न होगा। और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट है, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर वॉइड, बिकॉज ये 1912 के साथ नहीं आते हैं। बट कोर्ट ने पहली बार, जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे जस्टिस सुब्बा राव, उन्होंने एक अमेरिकन डॉक्ट्रिन आता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का, उन्होंने उसको इंडिया में पहली बार अडॉप्ट करके लगाया। और उन्होंने कहा कि जब हम ये बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की, उन्होंने कहा आज 27 फरवरी 1967 को जजमेंट निकल करके आ रहा है, पर अब तक जो चीज़ निकल करके आ गई है वो कंप्लीटली वैलिड रहेगी, वो बाइंडिंग रहेगी। पर इसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई नया लॉ बनाती है जो इसके थ्रू गवर्न होता है, दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। उसके बाद
20 अप्रैल 1972 को गवर्नमेंट लेकर आती है 25th अमेंडमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच पर एक 10-1 की मेजोरिटी से एक केस था, बैंक नेशनलाइजेशन केस, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आप कोई चीज़ ओवरटेक कर रहे हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो एक्चुअल उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है जब अक्वायर कर रहे हो उसके आसपास तो देना ही देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए 25th अमेंडमेंट निकाला और ऐड करा आर्टिकल 31C। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी आर्टिकल 31C जो निकल कर आया, ये बात करता है कि अगर कभी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है जो डीपीएसपी के ऊपर बनता है, तो वो जो लॉ निकल कर आएगा इट विल नॉट मैटर कि अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का इन्फ्रिंजमेंट करता हो, वो स्टिल वैलिड रहेगा। तो इसका जो वैलिडिटी थी इस अमेंडमेंट की, इसको चैलेंज करा गया इन केस ऑफ मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें ये हेल्ड करा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी अगेंस्ट है, क्योंकि तब तक केशवानंद भारती का जजमेंट निकल करके आ गया था। अगर हम बात करें केशवानंद भारती की जजमेंट की, तो 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने केशवानंद भारती के केस पर चैलेंज करा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया अभी तक की इंडिया की सबसे बड़ी बेंच जो बैठी है इसी जजमेंट में बैठी है, 13 जज की बेंच बैठी थी, और 7-6 के रेशियो से एक जजमेंट पास करा गया था जिसमें कहा गया था जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो इस केस में बेसिकली ये कहा गया था जो पार्लियामेंट होगी वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है टू चेंज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जितने भी अभी तक चीजें पास हो रखी हैं, आर्टिकल 31B, 9th शेड्यूल, सब कुछ अनकंडीशनली वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कर सकती है। पार्लियामेंट बस एक काम नहीं कर सकती, वो ये है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट जाकर के उसको चेंज कर सकती है। बट उसके बाद गवर्नमेंट इस जजमेंट के पास होने के बाद जब मिनरल मिल का केस निकल करके आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया गेम खेला। गवर्नमेंट ने पास करा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसके बाद जो हम लोगों का उस टाइम पे सिस्टम चलते हुए आ रहा था, उन्होंने अग्रेरियन रिफॉर्म्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करी, और फाइनली जब 44th अमेंडमेंट निकल करके आया, उसने आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 दोनों को रिपील कर दिया और उसी जगह लेकर के आए आर्टिकल 300A। जब ऐसा हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो हमारा आज तक पावर थी पार्लियामेंट की, जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमसे छीन लिया गया और इसको बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक स्टैट्यूटरी राइट। अब आज के टाइम पर जो हमारे पास आर्टिकल 300A है, वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। वो कहता है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ आपके लैंड की बात नहीं करता है, बट ये बात करता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, आपकी जितने तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है उन सब की बातें करता है। बट अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब एक लीगल राइट है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। अभी तक अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेता था, वी कुड डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट क्योंकि वो फंडामेंटल राइट था, बट अब वी विल हैव टू गो टू हाई कोर्ट बिकॉज अब ये एक लीगल राइट है। इसके अलावा जब हमारा सिस्टम प्रोग्रेस होता रहा, तो इवन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स निकल करके आया, उसका जो आर्टिकल 17 है, वो बात करता है कि जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है, इट्स एक इंडिफिजिबल राइट है, वो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। तो दीज आर सर्टेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो निकल करके आए हैं। कैसे कामेश्वरी, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर दत्त और शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, गोरखनाथ, इन केसेस में जो निकल करके आया है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए इनका यूज करा है और कैसे इवॉल्व हुआ है, हमने इनकी बात अभी करी है। तो अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अब अगले टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की। अब वो शुरू करेंगे अगले टॉपिक से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कुछ कमी पेशी रह गई है तो कमेंट करके बताओ, और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theviboortiwari, मुझे आप रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में। थैंक यू।